नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। छात्रों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है और आज से अपन एक नई यूनिट चालू कर रहे हैं पेपर थर्ड के अंदर। और पेपर थर्ड में सबसे पहले जो अपने नई यूनिट चालू कर रहे हैं उसमें यूनिट में दिष्टकरण या रेक्टिफिकेशन के बारे में अपन बात करेंगे और इसके बारे में ही सब अपन आगे अध्ययन करेंगे। रेक्टिफिकेशन या दिष्टकरण होता क्या है? अपन ने ये देखा है कि अपन एसी और डीसी दो तरह की धाराएं होती हैं। एक धारा कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा कहलाती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए अपने को एक ऐसी युक्ति की ज़रूरत पड़ती है और ये युक्ति जिससे प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा को दिष्ट वोल्टा में परिवर्तित किया जाता है उसे अपन दिष्टकरण कहते हैं। और जो युक्ति इस काम को करती है उसको दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी दो तरह के होते हैं, हाफ वेव दिष्टकारी या हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्धतरंग दिष्टकारी जिसको कहते हैं, और एक कहलाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ सबसे पहले जैसे एक डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ 3.1.1, इसके अंदर जो प्रत्यावर्ती स्रोत से अपने को जो धारा मिल रही है, जो वोल्टा मिल रही है, उस वोल्टा को दिष्टकारी के द्वारा अपन को डीसी में अपन चेंज करते हैं। लेकिन ये प्रत्यावर्ती वोल्टा, ये धारा डीसी में जो है पूरी तरह से ये चेंज नहीं हो पाती। इस वजह से इसमें आगे फिल्टर्स काम में लिए जाते हैं जो एसी को अलग करती है और डीसी को अपने को देती है अपने पास, जो निर्गत वोल्टा के रूप में अपन कोशिश करते हैं कि पूर्ण रूप से डीसी अपने को प्राप्त हो जाए। ये जो दिष्टकारी, ये जो एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में अपन ये भी कह सकते हैं कि जो स्पंदमान दिष्ट वोल्टा में से प्रत्यावर्ती भाग को निकाल देने के लिए जिन परिपथों का उपयोग किया जाता है उन्हें उर्मिहारी फिल्टर या स्मूथ फिल्टर के रूप से अपन कहते हैं। अब बात करते हैं अपन, ये तो एक जनरल बात हुई छात्रों कि दिष्टकारी के बारे में, कि दिष्टकरण प्रदान करने वाले विद्युत उपकरण को दिष्टकारी या रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। और ये दिष्टकारी अगर आप देखें तो मैंने पहले बताया आपको कि अपन दो तरह के दिष्टकारी का अध्ययन करेंगे। एक अध्ययन करेंगे अर्धतरंग दिष्टकारी का और दूसरा अपन करेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी का। जो अर्धतरंग दिष्टकारी है उसका अगर अपन अध्ययन दे रहे हैं तो यहाँ मैंने एक डायग्राम है, यहाँ पे ये वाला 3.1.1 वाला ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर अपन देखें तो इस डायग्राम के अंदर एक ट्रांसफार्मर है, प्राथमिक कुंडली है ट्रांसफार्मर की, और ए बी जो है ये सेकेंडरी कुंडली है 3.31 डायग्राम में। और एक अपन ने यहाँ जंक्शन डायोड काम में लिया है जिसको डी से बताया है, और एक इसके जंक्शन डायोड के साथ अपन ने एक लोड प्रतिरोध जोड़ा हुआ है जिसको अपन ने आरएल से बताया है। और इसके दोनों सिरों के ऊपर अपन वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज अपन मेजर कर रहे हैं। इनपुट वोल्टेज को अपन ने यहाँ वीएस से बताया है, और यहाँ पे ये जो वीएस है इसका मान NEP sin ओमेगा t के द्वारा अपन बता सकते हैं। यहाँ ये जो ग्राफ बताए हैं छात्रों 3.32 के अंदर, यहाँ ऊपर आप देखोगे तो ये प्रत्यावर्ती का वोल्टा का ग्राफ है, और यहाँ 0 से T/2, T/2 से T से 3T/2, ये इसके अनुसार अपना आगे बढ़ रहे हैं। या अगर ओमेगा टी में बात करें तो अपन ये पाई के रूप में इसको बता सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ इस अपन को अर्धतरंग दिष्टकारी को काम में लेने के लिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखनी पड़ेगी। दो प्रतिरोध यहाँ अपन काम में लेते हैं इस परिपथ में, एक RS और एक होता है RF। ये जो RS और RF है, RS सेकेंडरी कोइल का प्रतिरोध है और RF ये जो जंक्शन डायोड है अपने पास, इसका अग्र प्रतिरोध के रूप में अपन बताते हैं पी एन जंक्शन डायोड का। दोनों प्रतिरोध काम करते हैं। अगर ये माना जाए कि अग्र दिशिक बायस में डायोड का जो प्रतिरोध है RF तथा ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली का जो प्रतिरोध है RF, तो लोड प्रतिरोध में धारा का मान अपन इस समीकरण 1 के द्वारा बता सकते हैं कि वोल्टा अपन टोटल प्रतिरोध के रूप में बता सकते हैं। वीएस का मान अगर अपन रखेंगे तो उसको अपन इस तरह से ईएम के द्वारा बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो धारा मिलती है अपने को,
ये पहले अर्धचक्र में मिलती है जब t का मान 0 से t/2 होता है, क्योंकि इस केस के अंदर डायोड अग्रभिनति की तरह बात काम करता है। इस केस में EM का मान लिख रखा है अपन ने NEP, P4 प्राइमरी कोइल्स के है, और जो धारा मिलती है माना कि उसका मान I = Im sin ωt होगा, जहाँ EM का मान ऊपर से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि EM/RL प्लस R के द्वारा बताया जा सकता है। और सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर जब t/2 से t के बीच में कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि इस केस के अंदर अपने को पश्च डायोड पे मिल जाती है। डायोड पे पश्च अभिनति को अपन इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल में वेव्स ऊपर और नीचे चलती है। ऊपर को अगर अपन प्लस माने, नीचे को माइनस माने, तो जो AB पॉइंट बताया है, A जब प्लस होता है तो B नेगेटिव होगा। उस केस के अंदर जो डायोड D है वो अग्रभिनति में काम करेगा। जब A नेगेटिव होगा तो B पॉजिटिव होगा। उस केस में डायोड D जो है वो पश्च अभिनति की तरह काम करेगा। तो एक पूरे साइकिल में एक बार A प्लस और एक बार A जो है माइनस बनता है अपने पास। तो ये समीकरण 1 और 2 अपने को मिल जाती है। समीकरण 1 और 2 से जहाँ IM की वैल्यू अपने को पता है, इससे कुछ राशियाँ अपने को इस अर्धतरंग दृष्टि में निकालेंगे अपन। सबसे पहला मान निकलते हैं स्पंद मान धारा या वोल्टता का औसत मान क्या होता है। तो स्पंद मान धारा या वोल्टता का औसत मान अगर अपन देखें तो चूंकि धारा I जो है एकक दिशिक परिवर्तित धारा है, इसलिए समय के सापेक्ष परिवर्तित धारा का जो औसत मान है उसको IDC से बताते हैं, और इसका I का इंटीग्रेशन करते हैं 0 से T 1/T। ये औसत लेने का तरीका है। सामान्य औसत अपन जानते हैं कि जो किसी राशियों का अगर औसत निकालना है तो सबको जोड़ दो, जितनी बार जोड़ा उसका भाग दे देते हैं। उसी प्रारूप को ध्यान में रखते हुए यहाँ अपन धारा के रूप में बात कर सकते हैं कि 0 से T में कितनी धारा मिल रही है, उस सबको जोड़ दिया, और कितने टाइम तक मिल रही है, कितना टाइम लिया है अपन ने, तो उसको कैपिटल T से भाग दे दिया। तो ये IDT है, ये जो 0 से T लिमिट है, इसको दो टुकड़ों में बांट सकते हैं अपन कि 0 से T/2 और T/2 से T, क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों कि 0 से T/2 में धारा बहती है, लेकिन T/2 से T में धारा नहीं बहती है। उस केस में इनके मान रख दिए अपन ने I के, और यहाँ इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया तो अपने को IDC का मान Im/π, जो कि समीकरण 3 के द्वारा अपन इसको बता सकते हैं। अतः ये जो लोड RL है, इस रोल RL के सिरों पे जो औसत वोल्टता जो होगी अपने पास, उसका मान अपन निकाल सकते हैं, जिसका मान EDC = IDC/RL वैल्यूज़ रख देंगे तो समीकरण 4 अपने को प्राप्त हो जाती है। यहाँ स्पंद मान धारा तथा वोल्टता का जो वर्ग माध्य मूल मान निकालें सेकंड केस में, तो अपन जानते हैं छात्रों कि वर्ग माध्य मूल मान को RMS से बताते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर करंट का निकालें RMS, तो इसको अपन लिख सकते हैं √I का स्क्वायर फिर मीन उसका है ना, I² का मीन, जैसे मैंने साइड में बताया अभी है। तो I RMS स्क्वायर का मान निकाला अपन ने 1/T 0 से T I² dt, और यहाँ पे भी वही 0 से T को दो भागों में बांट दिया, 0 से T/2 और T/2 से T, और इनकी वैल्यू रख दी अपन ने, और इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया। तो उस केस में अपने को समीकरण 5 मिल जाती है, जो कि निर्गत वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। इससे अपन को ERMS की वैल्यू निकाल सकते हैं वैल्यूज़ रख के। तो ERMS की वैल्यू अपने को समीकरण या देखो नेक्स्ट 6 से अपन निकाल सकते हैं। तीसरा जो एक और जो दृष्टकारी की दक्षता, तो दक्षता का एक फार्मूला होता है कि मतलब जो भी अपन दृष्टकारी या डिवाइस ले रहे हैं जो AC को DC में बदल रहा है, उसकी कितनी एफिशिएंसी है। उसकी एफिशिएंसी को निकालने के लिए एक फार्मूला बताया जाता है कि दृष्टकारी की दक्षता जो है निर्गत दृष्ट शक्ति अपॉन निविष्ट, मतलब आउटपुट DC पावर अपॉन नीचे इनपुट DC पावर, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये PDC अपॉन PAC इंटू 100%। तो लोड प्रतिरोध RL में निर्गत दृष्ट शक्ति समीकरण 3 से अपन निकालें तो PDC का मान निकाल सकते हैं अपन I² DC इंटू RL वैल्यूज़ रख देंगे तो अपने को समीकरण 8 मिल जाती है। अगर PAC का मान निकालें तो इस PAC के मान को अपन I² RMS RS प्लस RF प्लस RL से बता सकते हैं, और ये वैल्यू जो PAC की आई है और ऊपर जो PDC की वैल्यू आई है, इसको ऊपर वाले समीकरण के अंदर रख दें अपन एफिशिएंसी वाले में। तो यहाँ देखो एफिशिएंसी की में वैल्यूज़ रख के
अपन देखते हैं कि जो ईटा है दिष्टकारी की दक्षता, इसका मान 40.6 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर एल परसेंटेज में निकल के आता है। तो इससे अपन ये कह सकते हैं, इस समीकरण से स्पष्ट रहता है कि आर एल के मान में वृद्धि करने पर दिष्टकारी की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। दिष्टकारी की दक्षता जो है यहाँ पे, जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है, मतलब आधी तरंग को एसी से डीसी में बदलने की कोशिश कर रहा है, उसकी दक्षता का अधिकतम मान जो है 40.6% इसमें हो सकता है। इसी में एक रिपल फैक्टर निकाला गया है छात्रों, और दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता धारा एक दिवसीय अवश्य होती है, परंतु समय के सापेक्ष वो क्या है, नियत नहीं होती। तो इसलिए रिपल फैक्टर उर्मिका गुणांक का मान अगर देखा जाए तो उसका फार्मूला होता है निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान अपॉन निर्गत औसत या दिष्ट घटक का मान, अर्थात R = IAC अपन IDC। तो लोड में कुल शक्ति का मान देखें, अपन निकाल चुके हैं I/RMS² × RL, समीकरण 12 से यहाँ डिफाइन किया है इसको, और इससे IAC की वैल्यू निकाली अपन ने, जो कि IAC = √I/RMS² - IDC²। इससे रिपल फैक्टर निकाला अपन ने IAC अपन IDC, वैल्यूज़ रख दी और अपन को रिपल फैक्टर का मान आया 1.21 या 121%, जो कि समीकरण 14 से अपने को बताया है। तो अतः अर्धतरंग दिष्टकारी में प्रत्यावर्ती जो धारा घटक है वो दिष्ट धारा के औसत मान से अधिक होता है, इसलिए बिना फिल्टर के अर्धतरंग दिष्टकारी एक अच्छी युक्ति नहीं है। फिल्टर तो लगाने ही पड़ेंगे अगर अपने को एक अच्छी डीसी इसके अंदर प्राप्त करनी है। तो फिर अपन ने यहाँ निकाला एक वोल्टता नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन को अपन VR = VNL, NL मतलब नो लोड, माइनस VFL, FL मतलब फुल लोड, अपॉन VFL × 100%, जैसे समीकरण 15 में। और यहाँ इनकी वैल्यूज़ अगर अपन रख दें तो उसके अपने को EDC की वैल्यू रख दी अपन ने, RL की वैल्यू बता रखी है अपन ने। तो इससे VR का मान अपन निकाल के जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ अगर रख दी जाए समीकरण 16 से, और ये जो दूसरी RL की वैल्यूज़ बताई है कि जब RL = इनफाइनाइट होता है तो EDC का मान EM का अपॉन पाई के बराबर होता है। तो इस स्थिति के अंदर VR का मान निकाला है और उससे अपन समीकरण 17 से इसको बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। प्रतीप सीकर वोल्टता अगर अपन देखें यहाँ पे कि प्रतीप सीकर जो वोल्टता है वो क्या होती है, वो पीक इनवर्स वोल्टेज, यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज का मान EM होता है, मतलब वह अधिकतम वोल्टता है जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में उपस्थित होती है। डायोड में इस अधिकतम वोल्टता को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर इसमें एक वेक्टर और निकाला है कि निर्गत वोल्टता या धारा के आवर्ती गुणांक। तो उसमें अपन ये कह सकते हैं कि स्पंदमान निर्गत धारा के फूरिये विश्लेषण के द्वारा आवर्ती घटक प्राप्त किए जा सकते हैं। फूरिये प्रमेय के अनुसार जो निर्गत धारा है छात्रों, उसका इक्वेशन या I = A0 + समेशन ऑफ AN cos n ωt इक्वेशन लिखी हुई है, जहाँ A0 AN BN फूरियर इक्वेशंस अपन पढ़ेंगे और आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो उस केस के अंदर ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। इसमें I का मान जो है अपन जानते हैं 0T/2 के बीच में मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, Im sin ωt, और T/2 और T के बीच में 0 होता है। तो I का मान अगर रख देंगे तो उस केस में अपने पास A0 और AN की इनकी वैल्यूज़ आ जाती है, BN की वैल्यूज़ आ जाती है। अतः निर्गत स्पंदमान धारा के लिए जो फूरियर सीरीज से अपने को इक्वेशन मिलती है वो 19 के रूप में बता सकते हैं। कहने का मतलब है 19 इक्वेशन 19 वो वैल्यू देती है धारा की जो AC को DC में बदलने के बाद जो धारा मिलती है वो वैल्यूज़ है अपने पास। इसके अंदर कुछ DC भी बैठी है और इसके अंदर AC भी बैठी है, जैसे कि आप देख रहे हो साइन और कॉस के अंदर फिगर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अपन ने छात्रों ये सारा अपन ने देखा कि रेक्टिफायर क्या होता है, और रेक्टिफायर के अंतर्गत अपन ने ये भी कोशिश की कि रेक्टिफायर अपन यहाँ दो तरह के पढ़ेंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा अपन ने और एक पढ़ेंगे अपन फुल वेव रेक्टिफायर। कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो आधी वेव को AC से DC में बदले, फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव को AC से DC में बदले। तो अगले वीडियो लेक्चर में आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए ही इतना।